2014 में ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में रहने वाले सतराम नगर की 22 वर्षीय बेटी प्रीति नगर अचानक एक दिन घर के बाहर से लापता हो गई। हुआ यह था कि वो शाम के समय चारपाई उठाने आई थी और उस वक्त इलाके में अंधेरा था और बिजली भी नहीं थी। जब काफ़ी देर तक प्रीति घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सतराम ने अपनी बेटी की गायब होने की जुड़ी सारी बातें विस्तार से बताई। पुलिस ने आसपास के लोगों को बयान दर्ज किए। पुलिस ने तमाम पूछताछ और जांच पड़ताल की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। कई कोशिशों के बावजूद भी प्रीति का कोई अता पता नहीं चल पाया और इसी तरह समय बीतता गया। लेकिन तभी अचानक से 2 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को सतराम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि वो तिरुपति बालाजी से बात कर रहा है। उसने बताया कि प्रीति गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन अब किसी तरह से वहां से बचकर निकल आई है और वो फिलहाल उसके पास सुरक्षित है। उसने सतराम से कहा कि वो तिरुपति बालाजी पहुंचे और जहां वो उनसे मिलेगा उनकी बेटी को लौटा देगा। सतराम ने कई बार उनसे नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सतराम तुरंत कशाना थाना पहुंचे और इस फ़ोन कॉल की जानकारी पुलिस को दी। अब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उस फ़ोन नंबर की जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि कॉल बेंगलुरु की एक पीसीओ से की गई थी। थाना प्रभारी और एसएसपी को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद 13 अगस्त 2014 को एक टीम को बेंगलुरु भेजा गया और सतराम ने भी अपने साले के साथ वहां पहुंचा ताकि पुलिस की मदद कर सके। और बेंगलुरु पहुंचते ही पुलिस टीम सबसे पहले उन पीसीओ पर गई जहां से कॉल किया गया था और जहां वहां के मालिक से फ़ोन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई, तो कोई ठोस सूचना नहीं मिल पाई। और उसी दिन संयोग से सतराम के मोबाइल पर एक लोकल नंबर से फिर कॉल आई और इस बार भी वही व्यक्ति फ़ोन पर था जिसने पहले कॉल की थी, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था। उसने पुलिस को साथ लाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। सतराम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन वह इतना नाराज़ थे कि प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तुरंत फ़ोन कट कर दिया। सतराम घबरा गए और उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फ़ोन बंद हो चुका था और जांच टीम को तुरंत समझ में आ गया कि फ़ोन करने वाला उन पर नज़र रख रहा है। उन्होंने उस नंबर की जानकारी नोएडा स्थित साइबर टीम को भी भेजी। जांच में पता चला कि ये नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही था। इससे साफ हो गया कि फ़ोन करने वाला बेंगलुरु में ही मौजूद था और उसी लोकेशन के छिपाने के लिए अलग अलग पीसीओ से कॉल कर रहा था। और इसके बाद पुलिस टीम ने उस पीसीओ का पता नोट किया और वहां जाकर मालिक से पूछताछ की, तो उस फ़ोन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई। तो मालिक ने कहा कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोन करने वाले आते हैं और उन सभी की जानकारी रखना असंभव नहीं है। कोई ठोस सुराग ना मिलने के कारण सतराम अपने साले के साथ कुछ दिन के बाद बेंगलुरु से नोएडा लौट आए और अब तक जांच के सभी रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम बेंगलुरु में ही रुकी हुई थी और अपनी जांच जारी रखी। नोएडा लौटने के बाद 15 अगस्त को सतराम के मोबाइल पर फिर से उसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया और इस बार उसने कहा कि प्रीति के बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वो उसको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है। उसने सतराम से कहा कि वो अकेले आए और अगली सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर खड़े रहे। आवाज़ से साफ लग रहा था कि वो अपनी बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है, लेकिन उसने अपनी पहचान एक बार फिर छिपाई रखी। बिना देरी किए हुए सतराम ने तुरंत तिरुपति बालाजी जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ ली और रास्ते में उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। 16 अगस्त की सुबह मंदिर के बाहर उस अनजान व्यक्ति के आने का इंतज़ार किया
किया जाने लगा, लेकिन इस बार भी फ़ोन करने वाला धोखा दे दिया और लोग पूरे दिन वहीं खड़े रहे, लेकिन ना तो वो व्यक्ति आया और ना ही उसने कॉल किया। हालांकि इस बार पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता बरती थी। अधिकारी खुद खुद को सतराम से दूर रखे हुए थे, ताकि अगर फ़ोन करने वाला आसपास हो तो उसे पुलिस की मौजूदगी का अंदाज़ा ना हो। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। जब देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला तो निराश होकर सताराम वापस नोएडा लौट आए और अब उन्हें लगने लगा कि शायद कोई बेवजह परेशान कर रहा है। लेकिन जांच टीम ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो लगातार प्रीति की तस्वीर के आधार पर अलग अलग थानों में जाकर उसकी तलाश करते रहे। अब हुआ ये कि 22 अगस्त 2014 को सतराम ने अचानक पुलिस को फ़ोन किया और इस बार उसके स्वर में घबराहट थी। उन्होंने बताया कि उन्हें फिर से उसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था, लेकिन इस बार वो बेहद गुस्से में था। फ़ोन करने वाले ने सीधे धमकी दी कि अगर उसकी शर्त नहीं मानी गई तो प्रीति की जान ले लेगा। और इतना ही नहीं, इस बार उसने एक नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था। अब बिना समय गंवाए पुलिस ने सतराम से वो नंबर मांगा और उसे साइबर टीम को भेज दिया। जल्द ही जानकारी सामने आई कि ये नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही था और टीम ने तुरंत उस पीसीओ के मालिक से बात की, लेकिन फ़ोन करने वाले के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि इस बार एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गया। दरअसल पुलिस की नज़र पीसीओ के सामने स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी, जहां पर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये देखकर उम्मीद जागी। पुलिस ने पीसीओ संचालक के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप के मालिक से अनुरोध किया कि वो फोटोज देखने की अनुमति दें। मालिक ने पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति साफ नज़र आ रहा था। पीसीओ संचालक ने उसे पहचानते हुए बताया कि वो गंजा था, सफ़ेद पैंट, काली जैकेट और काले जूते पहने हुए थे। पीसीओ पर आया, कॉल किया और वो चला गया। कैमरे में उनका चेहरा साफ और कैद हो चुका था। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उसे उनकी पोशाक देखकर बताया कि ऐसा ही ड्रेस कॉलर स्थित उनकी दूसरी शाखा के एक भारतीय कर्मचारी ने पहना था। मैनेजर ने तुरंत पिछले 3 महीनों में भर्ती हुई 3 कर्मचारियों की तस्वीरें और बायोडाटा उपलब्ध करा दिए और ये जानकारी बेहद अहम साबित हुई और जांच को एक नई दिशा मिली। तीनों बायोडाटा को ध्यान से देखने के बाद पुलिस की नज़र एक व्यक्ति पर टिक गई और वो जाना पहचाना लगा। बायोडाटा में उसका नाम नितिन लिखा था, लेकिन असल में वो चंद्रमोहन था, क्योंकि टीम के अधिकारी उससे पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो नोएडा का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और वो एक बार मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि वो बेंगलुरु में क्या कर रहा था और उसने अपना नाम बदलकर नितिन क्यों रखा था। इसीलिए जांच टीम ने उसे बायोडाटा में लगी तस्वीर अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी और पूरी स्थिति से अवगत कराया। कुछ ही देर में वो जानकारी सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। पता चला कि नितिन नाम का शख्स दरअसल चंद्रमोहन ही था और उसी के मर्डर केस की जांच चल रही थी। इसीलिए बिना देरी किए उसे पकड़ने का आदेश दिए गए। अब पूरे मामले की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी थी। प्लान के तहत फैक्ट्री के एचआर मैनेजर से संपर्क किया गया और नितिन को बाहर बुलाने के लिए कहा गया। पुलिस को सादे लिबास में देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वो पहले से पहचानता था, इसीलिए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। हालांकि पूछताछ के दौरान जाहिर नहीं होने दिया गया कि उसकी फर्जी मौत का सच सामने आ चुका है। सबसे पहले प्रीति के बारे में सवाल किए गए। सहज दिखाने की कोशिश करते हुए उसने बताया कि उसने प्रीति से शादी कर ली है और वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। इसके बाद वो जांच टीम को काउंटी इकट्ठा इलाके में अपनी किराए के घर पर ले गया, जहां प्रीति मौजूद थी। और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा गया, प्रीति को तुरंत पहचान लिया गया, क्योंकि नोएडा इतनी दूर तक आने का मकसद ही उसकी तलाश थी। और 27 अगस्त 2014 को स्थानीय पुलिस की मदद से
दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड ली गई और फिर उन्हें ग्रेटर नोएडा के कशना थाने लाया गया। पुलिस वाले जिस मकसद से बेंगलुरु आए थे वो पूरा हो चुका था। प्रीति अब पुलिस के हिरासत में थी और इसके बाद दोनों की अदालत में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान अलग अलग पूछताछ की गई, जिससे न केवल उनके प्रेम कहानी सामने आई बल्कि चंद्रमोहन द्वारा रची गई गहरी साजिश का भी खुलासा हुआ। दरअसल चंद्रमोहन एक आरटीआई कार्यकर्ता था और ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में आई ब्लॉक नंबर में 421 में रहता था और उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। और 17 मई 2014 को उसकी पत्नी कशना थाने पहुंची थी और एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि उसका पति 30 अप्रैल 2014 से लापता था और 2 मई को उसकी जली हुई लाश मिली और उसी ही कार में मिली। उसका मानना था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। शिकायत के अनुसार उसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने गांव के मंदिर में जमीन का अवैध कब्जा कर रखा था। चंद्रमोहन इस मामले की पैरवी कर रहा था, जिससे वो लोग नाराज थे। उसे पहले से अपनी जान का खतरा था और उसने इस बारे में पहले ही पुलिस को सूचित भी किया था कि 30 अप्रैल को उसने थाने में शिकायत दी थी और 28 अप्रैल को जब वो ड्यूटी पर जा रहा था तब परी चौक के पास कुछ लोगों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी पत्नी का आरोप था कि इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी और कार समेत जला दिया ताकि ये दुर्घटना लगे। और इस शिकायत के आधार पर काना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जब नवजात आरोपियों से ने पुलिस पूछताछ करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो सभी फरार हो चुके हैं। और 1 मई 2014 की रात करीब 12 बजे ग्रेटर नोएडा के एसएल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने जेपी ग्रीन के नज़दीकी एक जली हुई कार मिली और ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जो पूरी तरह से जल चुका था और उसकी लाश कोयले की तरह काली हो गई थी। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में लगा कि ये एक हादसा हो सकता है जिससे गैस रिजर्व के कार में आग लगी हुई थी। संभवतः कार चला रहे थे व्यक्ति को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जा सके और सीट पर ही लटक कर उनकी मौत हो गई। हालांकि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसे नंबर सुरक्षित थे। अगले दिन आरटीओ से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि ये कार चंद्रमोहन के नाम पर पंजीकृत थी। पुलिस तुरंत उस पते पर पहुंची और जो कार के रजिस्ट्रेशन में दर्ज था वो जाकर पता चला कि वो चंद्रमोहन ही था, लेकिन वो खुद वहां नहीं मिला और उनकी पत्नी मौजूद थी। पुलिस ने सविता को बुलाकर कार में मिली लाश की पहचान करने के लिए कहा। उसने लाश और कार दोनों का पहचान लिया और पुष्टि की कि वो उसके पति चंद्रमोहन की ही है। चंद्रमोहन के अन्य परिजनों ने भी 2 मई की लाश को शिनाख्त कर दी और शुरुआत में ये मामला महज एक दुर्घटना माना गया और जिसमें आग लगने से मौत हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ने इसे हत्या बताते हुए 5 लोगों को पर संदेह जताया और उसके खिलाफ नवजात शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हुए। हालांकि वो सभी पहले ही फरार हो चुके थे। चंद्रमोहन होंडा टू व्हीलर कंपनी के मैकेनिक के रूप में काम करता था और इसके साथ ही उसके सामाजिक कार्यों और राजनीतिक में भी गहरी रुचि थी। वो एक सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता था और आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। जीवन पहले काफ़ी सुखद था। 15 साल पहले उसने सविता से प्रेम विवाह किया था जिससे 2 बच्चे भी थे। आर्थिक रूप से वो ठीक ठाक था और निजी उपयोग के लिए एक कार भी खरीद चुका था, लेकिन उसका ये खुशहाल जीवन तब बदलने लगा जब उसकी मुलाकात प्रीति से हुई
और वो उनकी पड़ोसी थी और अक्सर सविता से मिल के उनके घर आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इसी दौरान चंद्रमोहन की नज़रें प्रीति से टकराने लगी और वो उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उम्र में काफ़ी बड़ा होने और शादीशुदा होने के बावजूद उसका झुकाव बढ़ता गया और दूसरी ओर 22 साल की प्रीति भी उसे चाहने लगी और उसने अपना बनाने का सपना देखने लगी। और शुरुआती बातचीत सिर्फ नज़रों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों फ़ोन पर और आमने सामने भी बातें करने लगे। तब चंद्रमोहन ने अपने दिल की बात कहकर प्रेम प्रस्ताव दिया तो कुछ शर्तों के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि उसे केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाए, बल्कि उससे शादी कर पूरी जिंदगी साथ बिताई जाए। चंद्रमोहन ने ये शर्त मान ली, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी से उब चुका था और उससे विवाह किया था जब सविता बेहद सुंदर थी। लेकिन समय के साथ उसका आकर्षण कम होने लगा और घर और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसने खुद को सजने संवरने से दूर कर लिया, और जिससे चंद्रमोहन को अब वो उबाऊ लगने लगी। और कुछ महीनों बाद प्रीति ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन चंद्रमोहन अच्छी तरह से जानता था कि पहले से शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कानूनन अपराध था। दूसरी ओर वो सविता को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके परिवार का समाज में अच्छा खासा दबदबा था। अगर वो तलाक की बात करता तो परिवार वाले उसे मुश्किल में डाल सकते थे। वो उलझन में था और वो समझ नहीं पा रहा था कि सविता से पीछा कैसे छूटे, और एक तरफ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था तो दूसरी ओर प्रीति लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। अब ज़्यादा देर होने लगी तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि अगर जल्द शादी नहीं हुई तो वो उसे जेल भिजवा देगी और सविता को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। धमकियों में घबराकर उसने चुपचाप शादी करने का फैसला किया और एक दिन वो प्रीति को दरदरी के आर्य समाज मंदिर में ले गया और गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया। और शादी के बाद प्रीति बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसे अपने घर से ले जाएगा। दूसरी ओर चंद्रमोहन को भी थोड़ी राहत महसूस हो गई थी। उसने कुछ समय के लिए अपनी समस्या टाल दी। हालांकि शादी के बावजूद दोनों अलग अलग ही रहे। प्रीति ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और उसने भी सविता को कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्ते बीत गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब प्रीति ने फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द सविता को घर से बाहर किया जाए और उसे घर लाया जाए। अब वो पूरी तरह से फंस चुका था, ना तो सविता को छोड़ सकता था और ना ही प्रीति के बिना रह सकता था। प्रीति भी अब अपने घर में नहीं रहना चाहती थी। जब उसने और ज़्यादा दबाव बनाया तो चंद्रमोहन ने एक खतरनाक योजना बनाई और इससे अकेले अंजाम देना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने अपने साले को पैसों का लालच देकर इसमें शामिल किया। और एक दिन उसने देखा कि असल प्लाजा के पास एक भिखारी घूम रहा था जिसकी कद काठी उसकी काफ़ी मिलती जुलती थी। और ये देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि अगर ये उस भिखारी को मारकर खुद को मृत साबित कर दे तो परिवार और पुलिस को उसे मरा हुआ मान लेंगे और उसकी तलाश नहीं करेंगे। इसके बाद वो प्रीति के साथ कहीं दूर जाकर आराम से ज़िंदगी बिता सकता है। उसकी योजना ये थी कि अगर वो सबकी नज़रों से दूर हो जाएगा तो परिवार और पुलिस यही मान लेंगे कि वो मर चुका है और ऐसा होने पर किसी को भी उसकी तलाश नहीं करना पड़ेगा और वो प्रीति के साथ नया जीवन शुरू कर सकेगा। प्रीति ने भी इस योजना को मान लिया और दोनों ने विचार विमर्श करके 30 अप्रैल 2014 को अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और तय किया कि इसे आज के ही दिन यानी कि 1 मई की रात अंजाम दिया जाएगा। और योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए चंद्रमोहन ने तुगलक
छतरपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल खरीदा और उसे कार में रख लिया और 1 मई की रात करीब 11 बजे विदेश शर्मा अंसल प्लाजा के आसपास एक भिखारी को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाया और चंद्रमोहन ने पहले से ही अपनी कार में बैठा इंतजार कर रहा था। जब विदेश वहां पहुंचा तो चंद्रमोहन ने एक सुनसान जगह पर कार रोक दी। उन्होंने उस भिखारी को कार की पिछली सीट पर बैठाया और फिर बेल्ट से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपने कपड़े उतारकर मृत भिखारी को पहनाया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन और पर्स भी भिखारी को जेब में डाल दिया ताकि जब सब की पहचान की जाए तो लोग उसे चंद्रमोहन समझे। और पहले से ही एक जोड़ी कपड़े कार में रखे थे, उसने तुरंत पहन लिए और दोनों ने मिलकर सबको उठाया और गाड़ी के पिछली सीट पर बैठा दिया। इसके बाद कार को चलाकर असल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने वाली सड़क पर ले गया और वहां सबको ड्राइविंग सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट से कस दिया ताकि वो कार से बाहर न निकल सके। और अब आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमोहन और विदेश ने प्लास्टिक की कैन से पेट्रोल निकालकर कार के चारों ओर सीटों पर और सब पर अच्छी तरह से छिड़क दिया और फिर कार में आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरी कार आग की लपटों में गिर गई और जलने लगी। जलती कार को देखकर दोनों बाइक से वहां से फरार हो गए और आधी रात का समय था। सड़क पर गुजरने वाली कुछ गाड़ियां वहां रुकी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी उसे बुझाने की हिम्मत नहीं कर सका। किसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और 15 से 20 मिनट तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। अब दमकल कर्मियों ने कार की जांच की तो उन्होंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की जलने से मौत हो चुकी थी। मौके से फरार होने के बाद विदेश अपने घर चला गया, जबकि चंद्रमोहन से बेंगलोर रवाना हो गया और वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदलने के लिए सिर के बाल और मूछें मुंडवा ली और इसके बाद उसने अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नितिन शर्मा के नाम से नई पहचान बनाई और फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। चंद्रमोहन ने पहले नए दस्तावेजों में अपना पता नवार हिसार हरियाणा दर्ज कहलाया। इसके बाद उसने अन्य नकली दस्तावेज भी बनाए, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में अंडर टू व्हीलर कंपनी में नौकरी हासिल कर ली और बेंगलुरु में छिपे रहने के दौरान वो लगातार फ़ोन के जरिए प्रीति में संपर्क में बना रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी नई पहचान सुरक्षित है तो 7 जून को वो उसे दिल्ली से ले जाने के लिए रवाना हो गया और पहले से ही दोनों के बीच योजना बन चुकी थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक जून की रात 8 बजे प्रीति ने घर से निकलते समय ऐसा नाटक किया जिससे लगा कि उसका अपहरण हो गया। जैसे ही वो बाहर निकली, हल्की चीख मारी ताकि घर वालों को लगे कि कोई ज़बरदस्ती उसे ले जा रहा है। संयोग से उसकी समय बिजली चली गई, जिससे माहौल और भी नाटकीय हो गया और इस तरह सभी को विश्वास हो गया कि उसका सच में अपहरण कर लिया गया है, जबकि असल में वो खुद अपनी मर्जी से भागी थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान जब उनसे पूछा कि उसने संतराम को फ़ोन क्यों किया था तो उसने बताया कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसी मकसद से उसने पीसीओ से फ़ोन करके भ्रम फैलाने की कोशिश की। लड़की उसके पास सुरक्षित है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगी। पुलिस ने उसी फ़ोन कॉल को आधार बनाकर खोजबीन शुरू की और सुरंगो कडनोप्पा आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, क्योंकि प्रीति ने इस अपराध की जानकारी थी लेकिन उसने इसे छिपाए रखा, इसीलिए उसे 6 महीने की सज़ा मिली। हालांकि वो पहले से ही जेल में अवधि पूरी कर चुकी थी, इसीलिए उसे दोबारा जेल नहीं भेजा गया और विदेश को सबूतों के अभाव पर अदालत ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। और ये घटना दर्शाती है कि झूठ
झूठा, धोखा और अपराध कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकते। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चंद्रमोहन ने ना सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, बल्कि अपने परिवार, समाज और कानून को भी धोखा दिया। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छिपता नहीं रहता है। अंततः उसकी सच्चाई सामने आ गई और उसे अपने की ही सज़ा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के क्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।